स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल में मैथ्स के जो एक मॉक टेस्ट है। मैंने पूरा का पूरा मॉक टेस्ट लिया, जिसमें से पहला प्रश्न है हमारे पास में यहाँ पर दिया गया है 16 और 48 का तृतीयानुपाती क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है सिंपल ये कि 16 और 48 का एक तृतीयानुपाती निकालना है। देखो जब तृतीयानुपाती की बात आती है तो उसमें क्या करते हैं, हम सिंपल जो दूसरी संख्या दी होती है उसको डिवाइड करते हैं। यानी जैसे हमें यहाँ पे दिया गया है 16 और 48, तो हम क्या करेंगे, पहले 16 लिखेंगे, उसके बाद इसके अपॉन में आ जाएगा हमारा 48, और उसके बाद इसको इक्वल लगा करके जो दूसरी संख्या दी गई है 48, इसी को 48 और अपॉन में हम इसको x लिख देंगे। ये x क्या होगा, यही तृतीयानुपाती होगा। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, ये 16 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x बराबर का 48 और गुणे में इधर हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 3 से इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 4, और इधर ये 4 और 1, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 144। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दिया गया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास में, यहाँ पे दिया गया है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि 28, 60, 120 और 135 का एलसीएम है। अब देखो एलसीएम में क्या है कि एलसीएम जब भी निकालेंगे इसमें, तो इसके अंदर जो छोटी छोटी इनकी संख्याएं होंगी, मतलब जिससे ये विभाजित हो रहा होगा, उन संख्याओं से जो हमारा ऑप्शन आएगा वो भी कैंसिल होना चाहिए। जैसे कि देखो हमारा यहाँ पे 60 है, तो 60 किससे कैंसिल होगा, 60 हमारा 5 से भी कैंसिल हो जाएगा, 6 से भी कैंसिल हो जाएगा और 10 से भी। अब सिंपल से यहाँ पे तुम एक संख्या उठाओ 5, जैसे कि मान लो हमने 5 ले लिया, ठीक, तो ऑप्शन जो भी इसका एलसीएम आएगा वो 5 से विभाजित होना चाहिए, ये समझो। अब देखो जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से ऐसी कौन संख्या है जो 5 से विभाजित हो रही। देखो 5 से अगर कोई संख्या विभाजित होगी तो उसका जो लास्ट का अंक यानी इकाई का जो अंक होगा, या तो वो 5 होगा या फिर वो 0 होगा। तो अब देखो जो हमारे पास ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है 6, इसके इकाई के अंक में 6 दिया गया है, यानी कि ये 5 से विभाजित नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे जो दूसरा दिया गया, देखो इसमें 0 है, यानी कि ये विभाजित हो सकता है। और तीसरे में देखो यहाँ पर भी 9 है, ये भी विभाजित नहीं होगा 5 से। और जो यहाँ पे हमारा 4 नंबर ऑप्शन दिया गया, इसमें 8 है, यानी ये भी नहीं जाएगा। यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा दिया गया है ये 7560, यही वाला सिर्फ 5 से विभाजित होगा। यानी 5 से विभाजित होने का मतलब है कि इन सभी संख्याओं का एलसीएम यही होगा। ठीक है, तो हमने सिंपल से यहाँ से निकाल दिया, तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन आया यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7560। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे पास में दिया गया है यहाँ पर, एक परीक्षा में गणित के 3 प्रश्न पत्र, अंग्रेजी के 2 प्रश्न पत्र और विज्ञान के 1 प्रश्न पत्र था। ठीक है, मतलब विज्ञान का एक एक प्रश्न पत्र था। सभी प्रश्न पत्र 100 अंकों के थे, यानी कि 100 अंक के सारे प्रश्न पत्र थे। उसके बाद में बोल रहा है कि एस को गणित में 7% और अंग्रेजी में 70% और विज्ञान में 50% अंक मिले। ठीक, मिले थे। सभी प्रश्न पत्र में उसके कितने प्रतिशत अंक थे। अब देखो सभी हमें विषयों में पता करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले निकाल लेते हैं उसने गणित में कितने अंक प्राप्त किए, क्योंकि उसने गणित में 60% अंक प्राप्त किए हैं। और गणित के 3 पेपर थे, यानी कि 300 नंबर का पेपर था, क्योंकि 3 पेपर थे ना यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद देखो 300 अंक का पेपर था, उसने 60% अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि कुल उसके जो अंक होंगे वो कितने हो जाएंगे, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 और 3 का गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180, यानी कि एस ने गणित में 180 अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम देखें तो उसने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए, तो अंग्रेजी देखो 200 अंक, 200 नंबर का हुआ, क्योंकि 2 पेपर थे ना अंग्रेजी के, 2 प्रश्न पत्र, तो 200 नंबर का अंग्रेजी का पेपर हो गया और उसने 70% अंक प्राप्त किए। 70 लिख देते हैं, अपन में हमारा 100 आ जाएगा। अब 100 से इसका कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा इसका 7 और 70 और 2 का गुणा करा देंगे तो 140 हो जाएगा, यानी कि उसने जो है अंग्रेजी में 140 अंक प्राप्त किए। अब देखते हैं अगला प्रश्न, सॉरी अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ये विज्ञान में उसने 50% अंक प्राप्त किए, और विज्ञान में जो उसका प्रश्न पत्र था वो एक ही प्रश्न पत्र था, यानी 100 नंबर का पेपर था और उसने 50% अंक प्राप्त किए, यानी कि उसको 50 ही अंक मिले हैं विज्ञान में। ठीक है, ये 50 अंक। अब देखो अब क्या करते हैं, हमारे पास टोटल प्रश्न कितने हो गए, प्रश्न पत्र 3 मैथ के थे, 2 इंग्लिश के और 1 विज्ञान का, यानी कुल मिला के 6 हमारे पास प्रश्न पत्र थे, और हर एक प्रश्न पत्र 100 अंक का है, यानी कि कुल मिला के 600 अंक का पेपर था। ठीक है, उसने गणित में प्राप्त किए हैं 180 अंक, और अंग्रेजी में 140, और प्लस में उसने जो है साइंस में प्राप्त किए हैं विज्ञान में 50 अंक। अगर इन सबको ऐड करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 0। ठीक है, और 5 4 9 7 9 8 1 7
2 3 और मतलब 370, यानी एस ने कुल 370 अंक प्राप्त किए। कितने में से? 600 में से। अब इसका प्रतिशत निकालेंगे तो देखो 370 अंक प्राप्त किए हैं एस ने 600 अंक में से। इसका जब प्रतिशत निकालेंगे 100 से गुणा करा देंगे। अब देखो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको कैंसिल करते हैं तो 6 एक बार गया और ये 6 6 फिर एक बार, फिर दशमलव लगेगा, ये जाएगा फिर से 6 बार। तो देखो यहाँ से कौन सा मैच हो रहा है इससे? ऑप्शन नंबर जो हमारा 2 नंबर दिया गया 61.67, ठीक है, इसके आगे ये 7 बार जाएगा, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में दो पूर्ण संख्याएं, एक मिनट, हाँ, दो पूर्ण संख्याएं, दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात 7:9 है, जिनमें से एक 900 है। दी गई दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती कितना है? देखो यहाँ पे बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है हमें और उनमें से एक संख्या 900 है, तो मतलब कि 9 का मान यहाँ पे 900 दिया गया है, ठीक है। तो 7 का मान हमारा कितना हो जाएगा? देखो 9 से ये 100 गुना ज़्यादा है, यानी कि 9 का 100 में गुणा कराया गया तो 900 आ गया। इसी तरह 7 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 7 में भी हम 100 का गुणा करा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 700, यानी पहली संख्या 700 है, दूसरी संख्या 900। अब बोल रहा है वो जो दो संख्याएं आई हैं दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती, यानी कि हमारे पास जो यहाँ पे है 700 और जो 900 है इसका लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें जो कॉमन है 100, उसके बाद में इसका गुणा करा देंगे, इधर कितना बचा 7, इधर बचा 9, इसका गुणा कराएंगे तो आपस में जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 63 और गुणे में 100 यानी कि 6300, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दिया गया है दूसरा वाला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये ऑप्शन नंबर हमारे पास 2 दिया गया है, इसका राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे, अगला प्रश्न कह रहा है कि राधा का व्यय उसकी आय का 20% है। मान लो राधा 100 रुपये कमाती है, ठीक है, और वो 20% खर्च कर रही है, तो 100 का 20% 20, यानी वो 20 रुपये खर्च कर रही है, ठीक है। तो बचा कितनी रही है? वो 80 रुपये बचा रही है। उसके बाद बोल रहे हैं कि यदि अगले महीने की आय में 20% की वृद्धि हुई, चलो राधा जो है अगले महीने 20% उसकी वृद्धि होगी उसकी आय में, तो यानी कि राधा अगले महीने में 120 रुपये कमा रही है। राधा अगले महीने में 120 रुपये कमा रही है। और उसके बाद बोल रहा है कि और बचत राशि समान है, उसने 80 रुपये बचाए थे और अगले महीने में भी वो 80 रुपये ही बचा रही है। देखो जब 120 रुपये उसने कमाए और 80 रुपये बचाए, यानी कि उसने कुल 40 रुपये खर्च किए, ठीक है। पहले वो 20 रुपये खर्च कर रही थी, अब 40 रुपये खर्च कर रही है। उसके बाद बोल रहा है कि तो राधा के व्यय का प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? देखो पहले वो 20 रुपये कमा रही थी, अब 20 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यानी 20 रुपये कमा रही थी, अब वो 40 कमा रही है, यानी कि 20 रुपये की वृद्धि हुई है। 20 पे 20 रुपये की वृद्धि हुई है तो यानी 20/20 हो जाएगा, और हमें परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करा देंगे, वो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, यानी 100% की वृद्धि हुई है उसके व्यय में। राधा के व्यय में 100% की वृद्धि हुई, जो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे 4 दिया गया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे पास में दिया गया है, देखो दो संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो नया तो अनुपात जो बनेगा दूसरा 9:11 हो जाता है, ठीक है। तो संख्याओं का योग क्या होगा? अब देखो यहाँ पे समझो, संख्याएं क्या है? 2 है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं पहली संख्या यहाँ पे 2x है और दूसरी संख्या क्या है हमारे पास में 3x, ठीक है। वो बोल रहा है कि दोनों में 10 का योग जोड़ा जाता है ना, 10 जोड़ रहे हैं दोनों में, जैसे मान लो 10 का योग कर दिए यहाँ पे, दोनों में 10 का योग किए, तो नया जो अनुपात बन रहा है वो बन रहा है 9:11, यानी 9/11। अब यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा इधर 22x और प्लस का यहाँ पे 110 हो जाएगा, ठीक है। और ये बराबर में हो जाएगा इधर 27 और ये x प्लस का 90, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या करते हैं, यहाँ पे ये 22x है, ये 27x है, यानी कि x वाला मैटर उधर भेज देंगे, ठीक है। और ये जो संख्या 90 दी गई इसको इधर भेज देंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास, देखो यहाँ पे पहले थोड़ा इसको साफ कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 27 से जब हम 22 को करेंगे घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 5x, ठीक है। 5x बचेगा कि नहीं बचेगा? ये 5x हमारे पास बचा। और 110 से जब हमारा 90 घटेगा तो हमारे पास बचेगा 20, ठीक है। यानी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 4 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। और पहली संख्या हमारे पास 2x थी और दूसरी संख्या 3x, और दोनों का योग करना है तो चलो निकाल लेते हैं। पहली संख्या हमारी 2 है और x की वैल्यू हमारे पास अभी 4 आई है, और प्लस दूसरी संख्या 3 है और x की वैल्यू हमारे पास 4 है। अब देखो यहाँ पे ये 8 हो जाएगा और प्लस का इधर 12,
दोनों जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा, यानी कि दोनों संख्याओं का जो योग होगा वो आएगा 20। ठीक है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया 3 नंबर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे पास में दिया गया है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत वजन 46 किलोग्राम है। यदि गोपाल और अक्षय का औसत वजन 40 किलोग्राम है तथा अक्षय और अतुल का औसत वजन 45 किलोग्राम है, तो अक्षय का अक्षय का वजन यहाँ पे बताना है कितने किलोग्राम होगा, किलोग्राम में बताना है। ठीक है, अक्षय का वजन। देखो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या मानते हैं ना कि गोपाल को x मान लेते हैं, अक्षय को y और अतुल को z मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, तीनों का जब हम औसत निकालेंगे यानी x प्लस का y और प्लस का z, तो ये हमारा आ जाएगा 46, क्योंकि औसत निकाल लें तो इसमें 3 से गुणा करा देंगे। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा बोल रहा है, यदि गोपाल और अक्षय का औसत वजन 40 है, यानी गोपाल और अक्षय x प्लस वाई, ठीक है, इनका औसत वजन कितना है, 40 है। और तो दो लोग हैं तो दो इनका औसत निकालेंगे, 2 से गुणा करा देंगे। उसके बाद बोल रहा है कि अक्षय और अतुल, अक्षय को हमने y माना है और अतुल को z, तो हम इसको यहाँ पैसे निकाल लेते हैं। इनका जो औसत आ रहा है वो आ रहा है 45। ठीक है, इसका भी गुणा 2 से करा देंगे। अब देखो इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये 80 हो जाएगा इधर। ठीक है, गुणे में इधर गुणा करा देंगे तो इधर इसी तरह इसका जब गुणा कराएंगे यहाँ पे 90 हो जाएगा। यानी कि हमें निकालना क्या है, अक्षय का वजन निकालना है। जब देखो अक्षय का वजन निकालने का मतलब है y की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, y की वैल्यू। अब देखो जो हमें जो इक्वेशन हमें इसको मान लेते हैं, ये पहली वाली थी और ये दूसरी है और ये तीसरी। दूसरी वाली इक्वेशन से क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल करके, सॉरी x की वैल्यू निकाल करके पहले इक्वेशन में रख देते हैं, और तीसरे इक्वेशन से क्या करते हैं, z की वैल्यू निकाल करके पहले वाले में रख देते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, x प्लस का y, तो यहाँ से x की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये y बराबर हो जाएगा इधर, y बराबर का 80, सॉरी x बराबर, यहाँ x की निकाल रहे हैं ना वैल्यू, x की वैल्यू निकाल करके हम y में रखेंगे पहली वाली इक्वेशन में। देखो ये x बराबर हो जाएगा 80 माइनस का y, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से जब z की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस का y। अब ये इक्वेशन, ये जो वैल्यू आई है, ये दोनों वैल्यू पहले इक्वेशन में रख देंगे। चलो साफ साफ लिख देते हैं। तो पहला हमारा x था, तो x की जगह पे हमारा कितना हो जाएगा, x की जगह पे हो जाएगा 80 माइनस का y, उसके बाद में था प्लस का y, फिर प्लस का z था, तो z की वैल्यू हमारे पास में आई है 90 माइनस का y, और ये बराबर है हमारा 46 गुणे 3 के। ठीक है, ऐसा है। अब देखो यहाँ से y को y से कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद में हमारे पास देखो 90 और 80 है, इसको ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 170, और प्लस सॉरी माइनस का y है इधर, और इसका जब गुणा करा देते हैं देखो, तो ये हो जाएगा 6 3 8 और ये 12 1 13, यानी 138। देखो y की वैल्यू पता करें तो y उधर भेज देते हैं, 138 को इधर भेज देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 170 से 138 घट जाएगा, यानी कि 2 3, और ये बराबर का है y की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में वो 32 आ जाएगी। ठीक है, यानी y की वैल्यू 32 आ गई। y का जो वजन है y का वो 32 किलोग्राम है। ऑप्शन नंबर 2 जो हमारे पास दिया गया है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है सिंपल सा, इसमें क्या करना है, एक साधारण ब्याज पता करना है। प्रश्न दिया गया है 25,000 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन हमें दिया गया है 2500 रुपये। ठीक है, उसके बाद समय है 5 वर्ष, उसके बाद होता है हमारा वार्षिक ब्याज दर हमारे पास में है 8%, और अपॉन में हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे, 100 से जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसका गुणा कराएंगे, ये 40 हो जाएगा, और 40 का गुणा जब 25 से करा देंगे तो ये 25 चौके 100, और एक जीरो इधर से लग जाएगा, यानी 1000। यानी जो हमारा ब्याज आएगा साधारण ब्याज 5 वर्षों में, वो आ जाएगा 1000। ऑप्शन नंबर जो 3 यहाँ पे दिया गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न हमारे पास में यहाँ पे दिया गया है, अगला प्रश्न कह रहा है कि वह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतया विभाजित हो। देखो इसमें जो संख्याएं दी गई सारी की सारी 4 अंकों की हैं। अब देखो पूर्णतया विभाजित हो इन सभी संख्याओं से, तो हम पहले देखते ये हैं कि इन सब में ऐसी कौन संख्या है जो सभी से विभाजित हो रही है। देखो 5 ऐसी संख्या जो 15 को विभाजित कर रही है, 25 और 40, 75 सभी को विभाजित कर रही है। और तो जो ऑप्शन हमें दिए गए इनमें से ऐसी कौन संख्या जो 5 से विभाजित हो रही है और कौन नहीं हो रही है। देखो ये 3 जो ऊपर की संख्याएं हैं, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, ये सारी तो 5 से विभाजित हो जाएंगी। लेकिन जो हमारा ये यहाँ पर 9,999 ये हमारा 5 से विभाजित नहीं होगा, यानी कि चौथा नंबर तो ऑप्शन होगा नहीं। उसके बाद देखो इसने बोला है कि जो संख्याएं हैं इनसे ये संख्या पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, यानी कि 40 से अगर हम संख्याओं को विभाजित करेंगे, जो 3 ऑप्शन बचे हैं वो पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है 40 से विभाजित होने का मतलब है कि इसका इकाई का अंक 0 होना चाहिए।
तो इकाई का अंक 3 वाले में तो है नहीं, ये भी चला गया, यानी हमारे पास बचा है ऑप्शन नंबर 1 और 2। अब देखो उसके बाद में बोल रहा है कि वो संख्या 25 से भी कैंसिल होनी चाहिए पूर्णतः। देखो 25 से अगर हम दूसरे ऑप्शन को देखें तो ये दूसरा ऑप्शन 5 से तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये 25 से पूरा कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो जब ये 25 से कैंसिल नहीं होगा यानी कि ये भी ऑप्शन चला गया हमारे पास में। अब हमारे पास में जो ऑप्शन बचा है वो बचा है 9600, यानी 9600 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है ये यही इसका राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात है, यहाँ पे दो शंकुओं के ऊंचाई का अनुपात दिया गया 4:3। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि और उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। तो उनके आयतनों का अनुपात, देखो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसी तरह हम निकाल लेते हैं दूसरा शंकु, क्योंकि दो शंकु है ना, तो उसका भी यही फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई, क्योंकि आर की वैल्यू चेंज होगी ना, तो यहाँ पे हम कैपिटल आर ले लेते हैं और एच भी चेंज होगा, कैपिटल एच ले लेते हैं। देखो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा पार्ट। अब यहाँ पे देखो आर, उनकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या क्या है, पहले वाली की त्रिज्या 1 है यानी 1 का स्क्वायर, और पहले वाली की ऊंचाई है 4। उसके बाद में दूसरा जो शंकु है उसकी त्रिज्या है 2 यानी 2 का स्क्वायर, और ऊंचाई है 3। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे, यानी कि इनका जो अनुपात आएगा वो 1/3 यानी कि 1:3। ठीक है, 1:3 जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला दिया गया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1:3, यही वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे सिंपल सा एक कैलकुलेशन है, यानी एक इक्वेशन दी गई है, हमें सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं। सो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास में क्या दिया गया है, सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारी आ जाएगी वैल्यू 4, और इसको यहाँ पे करेंगे सॉल्व तो ये हमारे पास 10 बचेगा, इधर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 7 बचेगा, यानी कि 7 प्लस का 10 और गुणे में इधर 4 है, यानी कि ये हो जाएगा 40 प्लस का 7 यानी 47। कुल मिला के ये जो हमारा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू दी गई है इसकी वैल्यू यहाँ पे 47 आ जाएगी, और इधर जो ये ब्रैकेट के अंदर है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 से इसको डिवाइड कर देंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास कुल मिला के जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 गुणे में, इधर इसकी हमने वैल्यू निकाली, ये आया था हमारे पास में कितना आया 47। अब इन दोनों का गुणा करा देते हैं, देखो 6 और 7 का गुणा कराएंगे तो 2 हो जाएगा, और ये 6 और 4 का ये हो जाएगा 82। ठीक है, ये यहाँ पे 282 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 नंबर दिया गया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न हमें यहाँ दे रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF जो है वो 11 दिया गया है। ठीक है, और उनका योग 132 दिया है। यदि दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं, यानी कि संख्याएं जो हैं 42 से बड़ी हैं, ठीक है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पता करना है। ठीक है, तो देखो संख्याएं उसने बोला है कि दोनों संख्याओं का योग तो 132 है और दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं, तो देखो 11 HCF का मतलब है कि दोनों जो संख्याएं हैं उनमें सिर्फ 11 ही कॉमन है। तो चलो निकालते हैं। मान लो 42 से बड़ी ऐसी कौन संख्या जो 11 से कैंसिल होगी, 44 होगी। चलो 44 निकालते हैं। अगर पहली संख्या मानते हैं 44 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 132 से 44 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, देखो यहाँ पे 2 है, ये घटाए तो 8 हुआ, और इधर ही 88, यानी कि अगर हम पहली संख्या 44 मानते हैं तो दूसरी हमारे पास 88 आएगी। अब इनका अगर हम HCF निकालेंगे यानी कि महत्तम समापवर्तक, तो इसका जो HCF आएगा वो 44 आएगा, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका HCF सिर्फ 11 है, यानी कि पहली संख्या 44 तो नहीं हो सकती। चलो ये कैंसिल हो गया, तो 44 42 से बड़ी 11 से विभाज्य यानी 11 HCF वाली जो संख्या होगी वो 44 नहीं, तो 44 के बाद 55 है, चलो 55 को मान लेते हैं। ठीक है, अगर हमने 55 को ले लिया है तो 55 के बाद अगर 55 इसमें से घटा दें कितना बचेगा हमारे पास में, इधर बच जाएगा 7 और ये 7 यानी 77। अब देखो 11 पहली जो 11 से विभाज्य संख्या है हमने HCF वाली ये 55 है, दूसरी संख्या हमारे पास 77 आ गई है। तो यहाँ पे देखो होगा किस तरह कि अगर ये 55 और 77 में देखें तो HCF यानी महत्तम समापवर्तन मिल रहा है वो 11 मिल रहा है। बात सही है, 11 ही कॉमन है दोनों में, 11 के अलावा कोई कॉमन नहीं, यानी कि यही दो संख्याएं ऐसी जो संख्याएं हैं जिनका यहाँ पे हमें वैल्यू दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पता करना है। देखो ये 77 है, ये 55 है, 77 से 55 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 22। ठीक है, ऑप्शन नंबर इधर, हाँ यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है 22, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक आदमी कोलकाता से अहमदाबाद 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से
जाता है और उसी मार्ग से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कोलकाता वापस आता है। ठीक है, उसके बाद उसकी पूरी यात्रा की औसत गति, मतलब औसत गति निकालना है। देखो औसत गति को कैसे निकालते हैं, औसत गति निकालते हैं हमेशा 2 गुणे पहली जो गति दी हुई यानी 9, उसके बाद जो दूसरी गति दी हुई होती है यानी 18, उसके बाद में इसके बटे में हो जाता है अपॉन में जो दोनों गतियां दी होती हैं उनका योग यानी 9 प्लस का 18। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 2 गुणे 9, यहाँ पे देखो 9 और 18 को प्लस लगाएं या फिर इसको इस तरह लिख दें, 9 और 18 कितना हो जाएगा, 9 18 हो जाएगा 27। अब देखो 9 से एक बार गया और ये 3 बार गया। ठीक है, अब ये 3 से एक बार गया और इधर ये 3 से 6 बार जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करा देंगे तो 6 और 2 12 हो जाएगी, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी औसत चाल हो जाएगी यानी औसत गति हो जाएगी। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसकी गति हो जाएगी औसत। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न कितना अच्छा दिया गया, यहाँ पे बोल रहा है कि एक छात्र को किताब खरीदने एक छात्र को किताब खरीदने पर निम्नलिखित 4 प्रस्ताव मिले। पहला प्रस्ताव बोल रहा है कि 20% की 2 क्रमिक छूट है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि एक 25 है और एक 15 है। तीसरा बोल रहा है कि 30 है और उसके बाद में दूसरी 10% की छूट दी जा रही है। और इसी प्रकार से जो अगला प्रस्ताव है वो है कि पहली 5% छूट दी गई और दूसरी 35% की 2 क्रमिक छूटें हैं। कौन सी योजना छात्र को सबसे अधिक छूट प्रदान करेगी। अब देखो छूट के लिए क्या करते हैं, जब 2 क्रमिक छूटें दी हुई हो और एकल हमें छूट निकालनी होती है तो हम कैसे निकालेंगे। चलो पहले पहली वाली क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 20% की 2 छूटें दी गई हैं। तो देखो 20% की जब 2 छूटों का एकल प्रतिशत छूट निकालेंगे तो वो निकलेगा, पहले हम दोनों को जोड़ देते हैं यानी कि 20% दोनों छूट दी गई, दोनों छूट को जोड़ेंगे 20 प्लस का 20। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे दोनों का गुणा करा करके यानी 20 गुणे 20 और इसका हम जो है डिवाइड करेंगे इसको 100 से। देखो 100 से दोनों जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे यानी ये 2 2 4 हो जाएगा, यानी इसको ऐड करेंगे ये 40 हो जाएगा। 40 से हमारा 4 गया तो 36, यानी कि जो छात्र है उसको पहले वाले प्रस्ताव के हिसाब से 36% की छूट मिल रही है। ठीक है, और अब देखते चलो दूसरा निकाल लेते हैं। अगर दूसरा प्रस्ताव वो लेता है तो दूसरे प्रस्ताव में क्या है 25 है और उसके बाद इधर ये 5 है, वैसे निकालेंगे माइनस हो जाएगा, दोनों का गुणा करा देंगे यानी 25 और गुणे में 5 और इधर अपॉन में इधर 100 हो जाएगा। 25 और 5 के गुणा करेंगे 125 यानी 1.25 और 2 अंक बाद दशमलव लग गया। ठीक है, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, सॉरी 5 नहीं यहाँ पे 15 है, एक मिनट ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, हाँ ये 5 नहीं 15 है तो यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा, इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। वो 5 नहीं वहाँ पे 15 लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे इसको, हाँ 15 और 25 का गुणा कराएंगे। देखो 15 25 का जब गुणा कराते हैं इसको पहले सिंपल से काट देते हैं। 25 से एक बार गया ये 4 बार जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 से 3 बार गया दशमलव। ठीक है, और ये 3 30 7 बार जाएगा फिर 5 बार, यानी कि 3.75 आएगा कुछ करके। और इसको जब हम जोड़ेंगे तो 40 ही रहेगा। 40 से अगर हम इतना घटाएंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा, हमारे पास में बचेगा 36.25। देखो पहले प्रस्ताव में उससे मिल रहा था 36% का छूट, लेकिन जो दूसरा प्रस्ताव है इसमें उसे 36.25 का छूट मिल रहा है, यानी इसमें तो पहले के अनुसार तो दूसरे में ज़्यादा है। अभी हमारे पास में तीसरा ऑप्शन भी, चलो तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरे के अनुसार बोल रहा है कि 30 और 10 का प्रस्ताव है। चलो 30 और 10 का भी देख लेते हैं। 30 और 10 का जब एकल निकालेंगे, एकल प्रतिशत छूट, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऊपर में 300 और अपॉन में इधर 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 40 से अगर हम 3 घटा देते हैं तो हमारे पास में बचेगा 37। यानी कि हमारा जो तीसरा प्रस्ताव निकला ये तो उससे भी ज़्यादा है, यानी कि तीसरा वाला 37 आ गया, इन दोनों से ज़्यादा आ रहा है, पहले वाले और दूसरे वाले से तीसरे की वैल्यू ज़्यादा है। अब चलो चौथा भी निकाल लेते हैं इस समय। चौथा बोल रहा है कि पहले उसे 5% छूट दी गई है और उसके बाद में उसको 35% की छूट दी गई है। तो 35%, हाँ 35% की छूट दी गई है, एक मिनट, हाँ उसके बाद में यहाँ से इसको घटा देंगे, दोनों का गुणा कराएंगे 5 और गुणे में इधर है हमारे पास में 35। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास में 100 से डिवाइड करेंगे, मतलब भाग दे देंगे। यहाँ पे ये 35 दिया गया है हमारे पास में। तो अब देखो अगर यहाँ पे हम दोनों का गुणा करा देते हैं सिंपल सा, 5 का 5 से 5 हो जाएगा 25 और ये 3 17, यानी कि यहाँ पे 1.75 हो जाएगा क्योंकि 100 से डिवाइड भी करेंगे ना, 1.75 आ गया। और इधर ये 35 5 था यानी 40,
तो हम 40 से जब इतना घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास में बचेगा ये 0.5 और ये इधर 8 यानी 38। यानी जो चौथा हमारा ऑप्शन है उसमें उसको 38% की छूट मिल रही है। देखो पहले वाले में से 36% छूट मिल रही थी, दूसरे में 36.25 करके कुछ थी मेरे ख्याल से, हाँ, और तीसरे ऑप्शन में उसे 37% छूट मिली थी। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है उसमें उसे 38% छूट मिली, यानी कि सबसे ज्यादा उसे छूट चौथे ऑप्शन में मिल रही है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न कितना अच्छा यहाँ पे वो दिया गया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 9 अंकीय एक संख्या है, ये 9 अंकीय संख्या दी गई है, ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि जो कि 72 से विभाज्य है, तो हमें एन स्क्वायर माइनस का एम अपॉन में 4 का मान बताइए। चलो देखते हैं इसमें क्या करेंगे। यहाँ पे देखो, अगर ये संख्या 72 से विभाज्य है, यानी कि अगर हम 72 को तोड़ दें 8 और 9 में, यानी ये 9 से भी विभाज्य होगी और 8 से। देखो कोई भी संख्या 8 से विभाज्य कब होती है, 8 से विभाज्य तब होती है यानी कि जब उसका लास्ट का जो 3 डिजिट है उनका योग अगर 8 से विभाज्य हो रहा है तो वो संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो आठ, इस ये जो संख्या दी गई इसके अगर हम लास्ट के 3 डिजिट देखें तो यहाँ पे 3 जो संख्या दी गई ये हैं 3, 7 और प्लस का n। चलो देख लेते हैं, 3 प्लस का 7 और प्लस का n, ये डिवाइड होना चाहिए 8 से। तो देखो इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 10, ठीक है, और प्लस का n है, ठीक है, और इसको जब यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से अगर कुछ कैंसिल करते हैं सिंपल, इसे इक्वेशन यहाँ पे गलत लिखेंगे, इक्वेशन इस तरह नहीं लिखनी चाहिए, इक्वेशन ऐसे होगी कुछ 8 प्लस 3, सॉरी 3 नहीं, आगे लिख दें वो चारों अंक हो जाएगा, यहाँ से होगा ये 3 नंबर, 3 अंक है ना, यानी कि 3 प्लस का 7 और प्लस का n, ठीक है। अब देखो इसमें से हमको क्या करना है, ये जो संख्याएं दी गई हैं इनको जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो आएगी वैल्यू उसको हमें 8 से भाग करना है। देखो अगर हम 3 और 7 को जोड़ते हैं तो हमारे पास 10 आएगा, 10 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 बच रहा है। अब देखो 2 में कितना जोड़ें कि ये 8 से विभाज्य हो जाए। देखो 2 में अगर हम 6 को जोड़ देते हैं तो ये 8 से विभाज्य हो जाएगा, यानी हमारा 9 जो सॉरी n दिया गया है, n की जगह पर हमें 6 रखना चाहिए था, यानी n की वैल्यू अगर 6 आएगी तभी जाके वो 8 से विभाज्य होगी, यानी ये जो पूरी संख्या दी गई है ये तभी विभाज्य होगी जब n की वैल्यू 6 हो जाएगी। चलो ठीक है, n की वैल्यू हमें पता होगी कि n की वैल्यू 6 होनी चाहिए, ठीक है। आगे आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि जो संख्या दी गई है m की वैल्यू पता करनी है, तो m की वैल्यू कैसे पता करेंगे। अब देखो पूरी संख्या को हम 9 से भी विभाजित कर सकते हैं, 72 से विभाज्य तो 9 से विभाज्य होनी चाहिए, तो n 9 से विभाज्य होनी चाहिए, कि 9 का मतलब 9 से विभाज्य होने वाली संख्या कैसे होगी, जो संख्या पूरी दी गई है। 8 से विभाज्य होने के लिए तो लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट ही चाहिए, लेकिन 9 से विभाज्य होने के लिए पूरी की पूरी संख्या को जोड़ेंगे और उसको 9 से विभाज्य करेंगे। चलो जोड़ते हैं, देखो यहाँ पे 1 दिया गया है, ठीक है, 1 और 3 1 4, 4 9 13 हो गया, ठीक है। m हमें पता करना है, ठीक है। 13 में 8 अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 21, 21 में हमने 3 जोड़ दिया, हमारे पास हो गया 24, और 24 में 7 जोड़े 31 आ गया। और यहाँ पे हमने n की भी अभी वैल्यू निकाली थी ना, n की वैल्यू हमें मिली थी 6, तो 6 भी इसी में रख देते हैं, यहाँ पे जोड़े, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 37, यानी 37 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं, थोड़ा 9 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये जाएगा कितने बार, 9 4 बार जाएगा और 1 बचेगा। अब देखो 1 में कितना जोड़े कि वो 9 से डिवाइड हो जाए, अगर 8 में हम सॉरी 1 में हम अगर 8 जोड़ देते हैं तो ये 9 से विभाज्य हो जाएगा, यानी m की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8। n की वैल्यू 6 थी और m की वैल्यू 8, तो वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। चलो रखते हैं, n स्क्वायर है यानी कि n हमारा 6 था और 6 का स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद में बोल रहा है यहाँ पर, हाँ, माइनस m, हमारे पास m अभी हमने निकाला है वो 8 था और उसके बाद में 4। अब देखो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 और माइनस का 8 और अपॉन में इधर 4 दिया गया, ठीक है। यहाँ पे इसको जब घटाएंगे देखो यहाँ पे हो जाएगा ये 28, और 28 को 4 से हम डिवाइड कर देते हैं, दो इधर 28 और 28 को 4 से डिवाइड कर दें 7 बार जाएगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है पहला, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। इस ये जो n स्क्वायर माइनस m अपॉन में 4 है इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि विपुल 5400 रुपये और विजय 9400 रुपये समान साधारण ब्याज दर से निवेश करते हैं, ठीक है। उन्होंने जो ब्याज दर लगाई है, उनकी जो ब्याज दर लगी वो समान है, ठीक है। यदि 5 वर्षों के अंत में विजय को विपुल से,
यानी विजय जो दूसरे नंबर वाला है इसको पहले वाले से 840 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। तो प्रति वर्ष ब्याज दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, निकाल लेते हैं ये भी। ये कैसे निकालेंगे? आप देखो, ये निकालेंगे इस तरह की, हम पहले निकाल लेते हैं कि विजय को कितने प्रतिशत ब्याज मिला है। देखो विजय को ब्याज निकालेंगे, ब्याज के साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा? मूलधन यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 94, ठीक है, और गुणे में दर। दर हमें पता नहीं है, चलो आर मान लेते हैं उसको। समय दिया गया है 5 वर्ष का, ठीक है। उसके बाद में माइनस का, ये अपॉन में यहाँ 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि उन दोनों का यहाँ पे अंतर दिया गया है ना, यानी विजय को विपुल से इतना ज़्यादा मिला है, यानी कि अंतर ही होगा, ठीक है। ये माइनस है यहाँ पे ये हाँ ये माइनस। और उसके बाद में क्या है? विपुल। विपुल को कितना रुपए है? विपुल के पास जो विपुल का मूलधन है वो है 5400 रुपये, ठीक है, 5400 ले लिए। और उसके बाद में इसका भी ब्याज दर आ रही है, और इसको भी समय जो लग रहा है वो 5 साल ही लग रहा है, इसको भी 100 ले लिए यहाँ पे, ठीक है। ये जो बराबर है, ये इधर बराबर दिया गया है, ये हमें दिया गया है 840 रुपये के, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे? 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, इधर 100 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले लेते हैं और इसको उधर डिवाइड करवा देते हैं, यानी इधर से हम 5 से कॉमन ले लें, यानी ये ऐसे हो जाएगा 840 अपॉन में इधर 5, तो इधर हमारे पास बचेगा 94R माइनस का 54 यानी 54R, ठीक है। देखो यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1, और इधर ये 3 34 यानी कि 6, हाँ इधर 6 और ये 8। एक मिनट, ये दिख क्यों नहीं रहा है? हाँ 1 6 और 8, ठीक है। और इधर देखो 94 से 54 घटा दिए तो हमारे पास बचा है 40R, यानी जब R की वैल्यू हम निकालेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में R बराबर का 168, 68 ही था ना मेरे ख्याल से, कितना था यहाँ पे? हाँ 168, और अपॉन में इधर हमारे पास में आ जाएगा 40। जो 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 4 का 4 बार जाएगा, और ये 2 बार, एक जीरो लगा है तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है। यानी कि 4.2% जो इसकी ब्याज दर आ जाएगी, यही इसकी वैल्यू होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा दिया गया है यहाँ पर 4.2, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या को पहले 15% घटाया, यानी एक मिनट इधर, एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। मूल संख्या क्या है? देखो मान लो मूल संख्या थी हमारे पास में x, उसने बोला x को पहले 15% घटाया गया, यानी कि x का 85%, ठीक है। 85%, 85 बटे हम 100 लिख लिए। उसके बाद बोल रहा है कि उसको 20% बढ़ाया जाता है, यानी 120%, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये बराबर है हमारा मूल संख्या यानी x से 78 अधिक है, यानी इसमें 78 जोड़ देंगे हम। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इधर अगर हम 5 से काटते हैं 2 बार जाएगा, इधर इसको 5 से कैंसिल किए तो ये 1 और ये 7 17 हो जाएगा, ठीक है। इधर ये 2 एक बार जाएगा, इधर ये 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 17 और 6, 7 और 6 42, 6 4 10, यानी 102x इधर हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास इधर हो जाएगा 100x और प्लस का 78 गुणे 100, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम x को इधर भेज देते हैं। जब x को इधर भेजेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 2x, ठीक है। यानी 2x बराबर हमारे पास हो जाएगा इधर 2x बराबर का 78 और गुणे में 100, ठीक है। अब देखो 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? ये जाएगा कितने बार? 3 बार, और यहाँ पे 1, ये 9 और ये 2 जीरो लग जाएंगे, यानी कि 3900 वह संख्या है जिसमें अगर पहले 15% घटाते हैं और फिर 20% बढ़ाते हैं तो संख्या 18 वाली दूसरी संख्या मतलब जो आएगी वो 78 ज़्यादा होगी पहली संख्या से। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है ये वाला 4 नंबर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास में दिया गया है यहाँ पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 8% लाभ पर 1566 में बेची गई एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो 8% लाभ पर 1566, यानी कि ये जो वैल्यू हमें दी गई है 1566, अगर इसको हम देखें यहाँ पे 1566
तो ये जो वैल्यू है ये 108 की दी गई है, क्योंकि 8% का लाभ हुआ ना, और हमें 100% की वैल्यू पता करनी है, यानी हमें क्रय मूल्य पता करना है। तो इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे और क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा। कैसे, देखो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। इसको अगर हम 2 से कैंसिल करें तो ये 5 बार जाएगा और ये 4 हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। इधर अगर हम 2 से कैंसिल करें तो ये जाएगा 7 बार और 8 और इधर 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ना हम 3 से कैंसिल करते हैं। 3 से 1 बार जाएगा और फिर 8 हो जाएगा। इसको अगर 3 से कैंसिल करें तो ये 2 बार गया, ठीक है। और उसके बाद में इधर ये 6 बार और 1 बार, यानी 261। अब 261 और नीचे 18 है। अब आगे इसको अगर कैंसिल करते हैं हम, कितने से, 3 से कैंसिल हो जाएगा, हाँ 3 से कैंसिल होगा, 300 इससे कैंसिल करते हैं तो ये 6 हो जाएगा इधर, ठीक है। अब देखो 261 ऊपर दिएगा, इसको अगर दोबारा हम 3 से कैंसिल करेंगे तो ये पहले तो जाएगा ये 8 बार, ठीक है। 8 बार गया, वहाँ पे लिख नहीं होगा मेरी ख्याल से, हाँ 8 बार जाएगा। और उसके बाद में बचा फिर 7 बार, यानी 87 हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसको साफ साफ लिख देते हैं। इधर हमारे पास यहाँ पे ये 6 भी है, यानी कि ऊपर हमारे पास में बचा है 87, 87 गुणे का 100, ठीक है। और हमारे पास में नीचे जो बचा है वो बचा है 6। अब ये 3 बार, एक बार और फिर से जाएगा, क्योंकि 3 से 2 बार गया है। इधर देखो 3 से कैंसिल करेंगे, ये 2 बार जाएगा और उसी बार 9 से जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे अगर हम इसको 2 से कैंसिल करते हैं तो ये 2, और इसको अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, फिर दशमलव दशमलव ना लगा करके इधर जोड़, जीरो जोड़ देंगे, दशमलव हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1 बचा था यानी 5, ठीक है। और उसके बाद 1 0 लग जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे 100 है ना, 1 अंक बाद दशमलव लगा तो 1 0 तो इसका हट गया, दशमलव हट के, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 1450, यानी जो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 4 नंबर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, 1450 यही इसका क्रय मूल्य था इस वस्तु का। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में, देखो यहाँ पे दिया गया है कि 2 संख्याएं हैं 4:9 के अनुपात में हैं। यदि उनके बीच मध्यानुपाती 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। देखो धनात्मक अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, संख्याएं दी गई हैं 4 अनुपात, देखो मध्यानुपाती उनका 24 है तो मान लेते हैं देखो 24 इधर लिखा, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा रूट के अंदर, यहाँ पे जो दोनों संख्याएं दी गई हैं, यानी पहली संख्या है 4x और दूसरी संख्या है, इनका गुणा करा देंगे दोनों का, दूसरी संख्या हमारे पास में 9x, ठीक है। दोनों का गुणा कराएं। अब देखो रूट से बाहर निकालेंगे, अगर 4x को रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 2 निकल आएगा इधर बाहर, और यहाँ से 9 निकल आएगा बाहर, सॉरी 3 आएगा बाहर, 9 का 3 आ जाएगा। और यहाँ पे x है यानी x स्क्वायर यानी x बाहर निकल आएगा, यानी कुल मिला के हमारे पास में इधर 6x बाहर निकल आया। और x की वैल्यू यहाँ से अगर हम पता करते हैं, 24 था ना, 6 और 6 से ये चला जाएगा कितने बार, 4 बार, यानी x की वैल्यू हमारे पास में 4 आ गई है, ठीक है। और हमें पता क्या करना है, दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर। अब देखो पहली संख्या कौन सी थी, पहली संख्या है 4x, 4x संख्या और x की वैल्यू हमारे पास 4 है, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 गुणे 4 कुल मिला के 16, पहली संख्या 16 आ गई। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है हमारे पास में 9x, यानी 9 और x की वैल्यू हमारे पास में 4 है, यानी ये हो जाएगी 36। अब देखो दोनों का धनात्मक अंतर हमें पता करना है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देंगे, हमारे बचेगा 20, ठीक है। 36 से 16 गया, 20 बचा है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला दिया गया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप देखते हैं अगला प्रश्न। देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि 210 मीटर और 140 मीटर लंबी 2 ट्रेनें क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। पीछे से आ रही तेज गति वाली ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखो जब ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है तो जाहिर सी बात है जो उनकी गतियां होंगी बड़ी वाली गति से, यानी ज़्यादा वाली गति से कम वाली गति को घटा देंगे तो वो गति निकल आएगी। उसके बाद दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी जो दोनों ट्रेनों की जो दूरी दी गई है उनको जोड़ करके कुल दूरी निकाल लेंगे। अब देखो अब हमें निकालना समय है, तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल दूरी हमारे पास 210 पहले है, पहली ट्रेन की लंबाई और दूसरी ट्रेन की लंबाई जो है 140, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 350 किलोमीटर हो गई, ठीक है। और हमारे पास में जो चाल है यानी कि गति जो दी गई है वो गति कितनी है, ज़्यादा वाली की है 150 और कम वाली की 80 है, 80 किलोमीटर। तो जो औसत इनका जो मतलब माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो आएगा इसका तो वो आएगा 70 आ जाएगा, ठीक है। 150 से 80 गया तो 70 बचा। उसके बाद हमें क्या देखो 70 ये जो वैल्यू आई है ये किलोमीटर में है और जो हमारे पास दूरी दी गई है वो मीटर में है, तो 70 को हम किलोमीटर वाली जो
ये जो किलोमीटर में जो चाल है इसको मीटर में कन्वर्ट करके क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करा देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 1 बार गया और 5 से 5 बार जाएगा। अब देखो इस 5 को इस 5 से कैंसिल कर दिए, ये 18 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपॉन में है, यानी कि ऊपर जब 18 चला गया तो हमारे पास यहाँ पे बचा है 18। लेकिन जो ये 18 आया है ये 18 सेकेंड है और हमें पता करना है समय मिनट में। ठीक है, तो 18 सेकेंड को हम मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम 60 से भाग दे देते हैं। 6 से भाग करेंगे तो ये नीचे 10 हो जाएगा, ऊपर ये 3 हो जाएगा और 10 नीचे एक 0 है तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 0.3 आना चाहिए हमारा। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये दिया गया है 3 नंबर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.3। अगला प्रश्न देखते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से 20 के 20 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए हैं, ये हमारा लास्ट प्रश्न था। और आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं अब ऐसे ही पूरे फुल मॉक टेस्ट मैथ के इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा।